क्योंकि भाई ये गाने से ज्यादा बढ़िया कुंडलियां देख लेता बंदे की ना। ये इसकी खासियत है, ये राशियों से बड़ा बंदे का भविष्य बता। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और मैं हूं आपका अपना पंकज ठाकुर। और आजकल ना ये तकिया कलामी बन गया मेरा कि आज तो मैंने ब्लॉग बिल्कुल शूट नहीं करना था। और सच में आज भी नहीं करना था क्योंकि डाटा भी बहुत है मेरे पास अभी। और आज था भी क्या, हम सुबह हॉस्पिटल में थे सूरज के साथ, और उसके बाद हम अब सूरज को छोड़ने जा रहे हैं ISBT। लेकिन जो ब्लॉग आज का शूट करने का जो उद्देश्य है वो ये बन गया है कि अभी मुझे डमसेठ भाई का फोन आया है। डमसेठ भाई बोले तो यशवंत दमसेठ जी, हिमाचल की एक बुलंद आवाज, मेरे ऑल टाइम फेवरेट सिंगर, और बहुत सारे गाने उन्होंने इंडस्ट्री को दिए हैं। और वो स्टूडियो आ रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। तो मुझे लगा कि जब भैया आ रहे हैं तो उनके साथ हम एक बढ़िया सा ब्लॉग बनाएंगे, इसलिए फिर मैंने आज का ब्लॉग शुरू कर दिया। और बहुत ही अच्छा, डमशेठ भाई बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देते हैं और बहुत ही आनंद आने वाला है उनके साथ। तो मिलते हैं, बने रहिए ब्लॉग के साथ। और ये आया है गौरा का जूस, साथ में चिप्स। किसका जूस है? पीना है? किसका है ये? किसका है ये? लो पी। मैं ही पी लूं? लो, फाड़ो तो इनको भी दे। आपको तो भूख नहीं लगती ना डॉक्टर साहब? नहीं जी, मैं तो खा लो, आपके लिए ये है प्लेन। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बढ़िया। हेलो गौरा। मस्त है। वो हमारे बीच एक बार फिर से जुड़ चुके हैं शशि भाई। मैंने बताया था कि इनको आ गई है छींक, और आज जो मैंने आपको बताया था कि जमशेद जी आने वाले हैं और शशि भाई भी आ गए हैं। तो ये हो गया है सोने पे सुहागा, और हम दोनों मिलके जमशेद जी से करेंगे अगर अच्छी अच्छी बातें। और बाकी बने रहिए आप ब्लॉग के साथ और देखते रहिए पंकज ठाकुर लाइफस्टाइल। भारी जाम लगा हुआ है यहाँ पर, और जमशेद भाई बट्टा पर पहुंच चुके हैं और उन्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा। और भाई ने अल्टीमेटम दिया है सीधा कि 15-20 गानों का डमी करनी है मुझे, तो वो भी करना है। और उससे पहले करना है शशि भाई का गाना, क्योंकि पंक्चुअलिटी के देवता ये माने गए हैं। तो इनको टाइम से बुलाया और टाइम से फ्री करना पड़ेगा दोस्तों। खुल भी गया है जाम, देखिए, मतलब मेरे बोलते बोलते खुल गया था। तो अब तो चलो बीच में लग जाए तो कह नहीं सकते। बाकी बने रहिए ब्लॉग में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे सब कुछ। तो मुझे लगी थी मस्त भूख और मैंने खाना खाया, और मैंने कुछ शूट भी नहीं किया उस टाइम। क्या खाना खाते क्या शूट करता है ना। और यहाँ पर अब है बहुत सारे मेहमान, और प्रदीप भाई भी आए हैं, वो तो मुझे ऊपर भी मिले थे। अभी वो भी हमारे ब्लॉग कैसे होंगे, शशि भाई से साथ मिल चुके हैं। और अब है एक बेहद खास पर्सनैलिटी हमारे साथ आज। हेलो डिम्पल। हेलो डिम्पल। मेरा नाम डिम्पल। और कैसा है? बस बहुत अंतराल के बाद, हाँ, जब मैं पीछे बुलाता था बस 2 महीने का देते थे कि 2 महीने बीती हो थोड़ा सा, फिर बैठते। तो लाइफ ही बिजी है, क्या करते हैं। हाँ ये तो है, किस्मत के धनी है आप। लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति तीनों आपको ऐसी मिली है जो भरपूर। अभी शक्ति का पता तो अभी लग रहा है 1 महीने बाद। लक्ष्मी सरस्वती तो क्या चलो है ये बोला उसका 2 वक्त की रोटी चल जाए इतनी लक्ष्मी काफी है। हाँ, और साल में एक और 2-4 निकल जाए बढ़िया होती शक्ति काफी है। बाकी तो इतना तो है। ग्रेट, और सुना, बढ़िया है, ये बढ़िया है। ठंडा हो गया है। हाँ बिल्कुल ठंडा होके आ रहा हूँ जी। तो डमशेद भाई का स्टारडम जो है उस वक्त आज भी पीक पे है, लेकिन उस वक्त तो ऐसा पीक पे था कि हमने ऐसे लोग लिटरली पागल देखे इनके लिए होते हुए। वो फेम हमने किसी का नहीं देखा, मैंने इतने मंच किए ना उससे पहले ना उसके बाद। उस टाइम में भी मतलब इन्होंने ही मुझे यहाँ पर हिमाचल में जब मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया, ही वॉज द मैन जिन्होंने मेरा हाथ थामा। ही वॉज द मैन जो मुझे अपने साथ शूज पे लेके जाते थे, एंड ही वॉज द मैन जो कि मुझे इवन स्टेज तक छोड़ने आते थे, मेरा पूरा परफॉर्मेंस तैयार करते थे। उसके बाद जब मैं स्टेज से आता था हम लोग कहीं रुकते थे। अब मुझे तो कोई नहीं जानता था ना, आज की तरह कोई मेरे साथ सेल्फी खिंचाना चाहता था ना कोई। यार डमशेद जी को हरा दो, डमशेद जी
परिचय करा दिया, पंकज ये मेरा कजन है, अच्छा गाता है लड़का, तो मतलब तब भी लोग, लेकिन ये मेरे को रात को सोने तक, अब कलाकारों को था 2-3 बजे फिर तो सोएंगे नहीं, तो मेरे सोने तक पूरी व्यवस्था, मतलब इतना इन्होंने मुझे मेरे स्टार्टिंग डेज में वो करा है जिस मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मतलब कि अगर ये है कि हिमाचल में मैंने कलाकार का एहसान लिया है वो इन्हीं का लिया है। दूसरी बात ये है कि हाँ तो मैं फैन तो इनका था ही, मुझे अच्छा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि जो आपका फैन, आप जिनके फैन हो, पहले तो उस बंदे तक पहुंचना, उसका से एक्सप्लोर करना कि अच्छा ये बंदा हुआ है, वो कुछ और फीलिंग है। फिर वो बंदा आपको फिर भाई भाई जैसे ट्रीट करता है, वो फीलिंग और है। फिर आप जो है साथ में म्यूजिक करते हो उनके लिए, है ना, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर उनके लिए काम करते हो, वो तो फिर बहुत ही कहना इनका कि हम हड़बड़ा ही जाते हैं, मतलब सारी स्मार्टनेस जो है वो इनके सामने है। नहीं एक्चुअली जब से मैं काम कर रहा हूँ, तो शायद शशि भाई तब से काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उम्र में भले ही छोटे हैं पर अनुभव में हमारे से काफी ऊपर है। रही बात, मैं तो प्यार से डिम्पल ही बोलता हूँ इसलिए, क्योंकि पहले दूरदर्शन पे भी डिम्पल बोल रहे थे ये मुझे, मैं डिम्पल ही हे बोलता हूँ। भगवान। निकनेम डिम्पल ही है मेरा नाम। सबसे पहले जब इसके बारे में पता लगा कि ये गाता है या शौक रखता है, तो मेरे को लगा रमेश चौहान से, फौजी भाई अपने, फौजी भाई, हाँ और प्रदीप भाई से, हाँ कि भाई वो अच्छा गाता है। तो फर्स्ट टाइम जब हम मिले, मेरे को आज भी अच्छा याद है, धार में, वहाँ डिम्पल ने, मेरे को नहीं लगता कि मेरा कोई ऐसा गाना हो जिसको रटा नहीं था, जितने भी गाने थे सब गा लिए। फिर इसने मेरे जो लिखा था, इसने पहला जो एल्बम आया इसका, तो वो उसके गाने सारे सुना दिए थे इसने मेरे को पहले। मिलिए कोई वशवासी है, हाँ ये सब मेरे कोई विश्वासी, पर मेरा उसमें एक गाना और था जो मेरा फेवरेट था, मैंने इसको बताया भी था, हाँ। थोड़ा सा मेलोडी टाइप गाना था। हाँ तो मेरे को पहले से ही ऐसे गाने पसंद रहे, तो नो डाउट कि ये टैलेंटेड था, तो आगे जाना तय था। तो हम तो सिर्फ एक माध्यम बने कि भाई जब भी प्रोग्राम में जाते थे, जहाँ जहाँ जाते थे, मढोल में प्रोग्राम हाँ। किया, बेचारे सुनील भाई थे हमारे साथ, है ना, हाँ। नौराधार गए हम, नौराधार गए, नौराधार से पहले शायद जुब्बल गए, जुब्बल भी गए थे। तो जुब्बल में एक छोटा सा इंसिडेंट हो रहा था किसी के साथ, भैसम सही रात को, हाँ रोडू में, नहीं हाँ, जुब्बल में, हाँ, जुब्बल में, हाँ, जुब्बल में। रेस्ट हाउस की बात। तो फिर वहाँ भी हमारा छोटा मोटा जो हुआ, उनसे जो भी हुआ, ये अपनी जगह पे सही था। बाकी बोलने में ये तेज था पहले से ही ना, बचपन से ही तेज था, तो टैलेंट तो था ही। पर एक चीज़ है, जिसके पास बोलने का टैलेंट है वो अपने टैलेंट को और अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचा सकता है। हमारा हाथ कोई नहीं है भाई इसको नहीं, आपका हाथ बहुत हाथ है। जो इसने अचीव किया है, अपनी मेहनत से किया है, अपने स्ट्रगल से किया है। आज इसकी बात भी नहीं है, मैं तो ऑल ओवर जितने भी हिमाचल में सिंगर है सबके लिए यही चाहता हूँ कि भाई जो इस लाइन में आया है वो अच्छा करे। अब हम टाइम नहीं दे पाते, कभी जब भी आते हैं तो एक अलग चीज़ है। हाँ, जो हमने अपने टाइम में करना था किया भी है, पर जो नए सिंगर आ रहे हैं वो देखें कि भाई अपना काम कैसे करना है, किससे करवाना है। नॉलेज तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि किसको ज़्यादा है किसको कम है काम करने की, सब अच्छा कर रहे हैं। पर जो नए लड़के नए बच्चे आ रहे हैं वो भी इसकी तरह ही कामयाबी मिले उनको। नहीं, हम अपनी बात करें ना, हमने कंटेंट हमने अच्छा ही सुना बचपन में, हमने आपको सुना। और अब एक बात है कि हम आज भी बदस्ती से अरे रामारी रानी है, ये हमारा फोक है। रियाज तो इस लेवल का है, लेकिन क्या करना उसका, जब हमारा फोक कुछ अलग तरह का है। हमारे जो आइडियोलॉजी थी सिंगर्स के प्रति, आइडल हमारे जो सिंगर वो अलग थे। और मैंने ये देखा कि कामयाबी सच में उसी को मिलती है जो ना थोड़ा सा अंदर से भी स्वीट होता है ना, उसकी आवाज में एक स्वीटनेस होती है। और इस बात से आप सब लोग एग्री करेंगे कि जो नशा इनकी आवाज में है, हिमाचल में तो कम से कम किसी की आवाज में वो है नहीं है। जो चीजों को ये निभाते हैं, गाना एक अलग चीज होती है, गाने को जीना एक अलग चीज होती है ना। ये आप बोल रहे हैं, पर चलो एज ए सिंगर मैं तो ये बताऊंगा कि जितने भी सिंगर हैं मेरे हिसाब से पहाड़ी में जो कुछ अचीव किए है, हमारे सीनियर भी है, हमारे से जूनियर भी है, हमारे सीनियर भी बहुत सिंगर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री को, इस पहाड़ी इंडस्ट्री जिस वक्त हमने गाया है, हाँ। तो 4 ट्रैक स्टूडियो होते थे, बड़ा मुश्किल था। बहुत से सिंगर ऐसे हैं जो आके गाते थे, बेचारे पूरा दिन लग जाता था पर एक गाना पूरा नहीं होता था, फिर बाद में छोड़ के चले जाते थे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये होता था उस वक्त, गाना बड़ा मुश्किल था। सिंगर के लिए इजी हो गया, और इजी भी नहीं बोलूँगा, पर साथ में ये है कि अब सीखे हुए लड़के तो अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी डिम्पल जी अपना उंगलियों का जादू भी खेल रहे हैं, जान डाल रहे हैं उनकी आवाज़ में, हमारे जैसी आवाज़ में। नहीं तो ऐसा ना बोलो, पाप लगेगा।
हमें तो कम से कम। ये तो ये है, और इसी तरह से बातों का सिलसिला अभी चलना है, क्योंकि 8-9 तो भैया ने बोल दिया है, 2-3 बजे तक का टाइम मैंने बोला है कि हम बैठेंगे, तो मतलब कि 10-11 तो बज ही जाने हैं। डिनर के लिए मैं लाड़ी को बोल के ऑलरेडी आ गया हूँ, तो मतलब 10-11-12 तो यहाँ बजने ही है हमारे आज ना। बातें होनी है बहुत लंबी, ब्लॉग होना है बहुत लंबा, और नो मैटर फॉर व्यूज एंड नो मैटर फॉर एनीथिंग। व्यूज आते हैं तो भी ठीक है, इस पे नहीं आते तो भी ठीक है, लेकिन ये होगा उतना जितना ये समय मांगता है, जो इसमें बातें होनी है, क्योंकि यशवंतम सेठ का वो पहलू आप लोगों के सामने आएगा जो ना आज तक आया है, ना आज के बाद कोई पॉडकास्टर वो कर पाएगा। तो इस तरह की हम बातें, क्योंकि हमने इसके बाद हमारा सेशन होने वाला भी, शशि भाई की डबिंग होनी है, और हमने एक थोड़ा सा गाना फाइनल करना है, करेंगे कुछ चाय पे चर्चा। बने रहिए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग जरा लंबा है लेकिन पेशेंस से इसको आप देखते रहिए, क्योंकि आप मेरे पेशेंस को देखो ना पंकज भाई मेरे patience। साहब एक एंकर को कितना मुश्किल होता होगा सुनना। ये बात तो है भाई, ये हमने सोचा ही नहीं, आपका तो हमने सोचा ही नहीं। ये तो बात है भाई, पेशेंस है भाई, आज इन्होंने बिल्कुल पेशेंस दिखाया है। जिस बंदे से स्टार्ट होता है सब कुछ, हाँ। उसको एंड भी नहीं करनी दे। क्योंकि ये मेरा शो है ना, वो उनका शो होता है। आज ये मेरा शो है नहीं, लेकिन मैं और शशि भाई कुछ सवाल कुछ बातें मिलके करेंगे अभी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंकज ठाकुर लाइफस्टाइल। मैं अपने व्यूवर्स को जो है तारुफ कराना थोड़ा सा भूल गया था। वो बगल वाले छोर पर दिख रहे हैं आपको प्रदीप भाई, और प्रदीप भाई वो शख्सियत है जो कि कलाकारों से जुड़े रहते हैं, और उस पे विशेष तौर पे नमशेठ भाई से और मुझसे तो इनका कुछ विशेष नाता है। 2002 में जब मैंने लाइफ का पहला शो किया था, जिसका जिक्र मेरे इंटरव्यूज और उसमें आता है, तो वो जो कार्यक्रम था वो इन्होंने ही, उस कार्यक्रम में मुझे प्रदीप भाई ने ही उसमें जगह दिलाई थी, और यही मुझे उस प्रोग्राम में लेके गए थे। और एक फोटो भी है हमारा, मैं, प्रदीप भाई और राकेश वर्मा जी थे उस तस्वीर में, स्वर्गीय राकेश वर्मा जी। आज भी वो फोटो मेरे पास है, और प्रदीप भाई ही वो आदमी थे जिनके पास मेरी हर फालतू की बात को सुनने का वक्त था, कि मेरा एक एल्बम ऐसा आएगा, वो ऐसा बिकेगा, मेरे ऐसे शोज होंगे। तो ये इतना सीरियसली उन बातों को सुनते थे जैसे सच में ही एक दिन ये कर गुजरेगा, और मैंने किया भी फिर फाइनली। लेकिन प्रदीप भाई का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है। साथ में है देखो डमसेठ भाई। मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, आपका सबसे बड़ा फैन कौन है आपका? डिम्पल शशि भाई, एक चीज नोटिस की होगी आपने कि ये डेली जब भी बोलता है, मैं काफी ब्लॉग इसके चेक करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, उस दिन बड़ा फ्राटे से बोलता है, और आज ये कुछ शर्माया हुआ लग रहा है। पहली बात है इसकी थोड़ी सी स्पीड में ना फर्क है आज बोलने की। बाकी रही फैन की बात, तो ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता कि कौन बड़ा फैन होगा, पर जो मेरे सामने जब ये चंडीगढ़ से आया था, बच्चा ही था, तो ये चिल्लाता रहता था कि मैं सबसे बड़ा फैन हूँ। नो डाउट। और उसका कारण क्या है कि मेरे को इनके सारे एल्बम्स जो है मतलब ऐसे याद थे कि टिप्स पे मैं भी आपको गिना सकता हूँ। और बात करें 2002 में दिल तेरा दीवाना, 2003 में गुलशन, 2004 में दिल मेरा धड़का, 2005 में प्रीति मेरी जान, 2006 में लैला मजनू, 2009 में बेवफा। तो इसके अलावा तो फिर 2010-11 के बाद तो मैं फिर इनके साथ जुड़ी गया था, तो वो चीजें भी हैं। वैसे मैं अपना नाम सुनना चाहता था, इसलिए मैंने पूछा था कि सबसे बड़ा फैन कौन है। तो भाई लोग आप देख सकते हैं कि बगल में बैठे हैं यशवंतम सेठ जी, मेरे आइडल सिंगर, और इनके साथ हम एक गाने को लिखने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि उन्होंने गाना लिखा है उसकी हम बस काट छांट कर रहे हैं। और अंदर चल रही है शशि भाई के एक और गाने की डबिंग। शीशे से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, अंदर ही चल रही है डबिंग, क्योंकि कमरे 2 ही है ना हमारे पास, तो वो कल रूम में हम बैठ के कर रहे हैं और अंदर ये कर रहे हैं, और मैं भी अपने गाने अंदर ही डब करता हूँ। और हमारे बीच आ चुके हैं नितिन भाई एज यूजुअल। बने रहिए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग आज का बड़ा लंबा जाने वाला है दोस्तों, मैं पहले ही बताया था आपको, लेकिन देखना जरूर, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो करते करते समय हो गया है ऑलमोस्ट 9:30, और हम 2 बजे के बैठे हैं, और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है, और बहुत ही आनंद आ रहा है। भैया ने अभी खंजर लिया हुआ था हाथ में, और ये नाटियों पे टिक्का टिप्पणी कर रहे थे, और पुराने कुछ ऐसे लिरिक्स हमें सुना रहे थे, जैसे कि अब मैं क्या बोल रहा, चोरों की कमी नहीं, लीक हो जाएगा अगर एक लाइन गा देना बंदा भी। नहीं करेंगे वैसा, फिलहाल हम जाएंगे खाना खाने, क्योंकि हमारे लिए बना है खाना, वो भी बड़ा डिलीशियस वाला आज कुछ स्पेशल है, क्योंकि सेठ साहब है गेस्ट की सूची में, साथ में है प्रदीप भाई। तो व्लॉग ये भी लंबा चलेगा, क्योंकि अभी बातें भी होनी और काम भी होना है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। खाना वाना हमने खा लिया है, उसके बाद हम थोड़ा सा चीज़ें जो हम काम कर रहे थे सब्जेक्ट उससे हटके, वैसे भी आने रिदम उठाया, खंजर बजा रहे थे, तो हमने एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बनाने की कोशिश की, और वी प्राउड टू से, हमें ये गर्व है कहते हुए कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हम अपने फोक को 2 श्लोक देने में कामयाब हुए,
जिसको कि लोग यही कहेंगे कि ये हिंदी श्लोक है, ये पंकज ठाकुर का है या ये यशवंतम सेठ जी का है। ये एक कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है और जो मतलब बहुत ही समय के बाद होता है। 2003 एक ऐसा दौर था कि जबकि कुछ चुनिंदा सिंगर्स थे जो सुने जाते थे और वो सब जो है वो टीएम कंपनी के लिए काम करते थे। और आपने एक शिमला के प्रमोटर के साथ, तान्या के साथ आपने काम किया, आपने एसके के साथ काम किया है ना? हाँ, एसके के साथ, हाँ, तान्या के साथ तो बाद में किया था। तो उन बातों से हम फिर किसी दिन जाएंगे। लेकिन गुलशन एल्बम, उस वक्त जो बड़े एल्बम थे वो थे बचपन रे साजना और हो सोनुए, जिनकी की धूम थी इतना। और 2003 का एरा 90s किड्स बड़े अच्छे से तुमको याद होगा। वो उस गुलशन एल्बम के बारे में कुछ बताओ कि वो कैसे प्लान हुआ, कौन उसका प्रोड्यूसर? गुलशन जो किया था वो तान्या म्यूजिक सेंटर ने नहीं किया था, एक्चुअली वो किया था एसकेएस ने। हाँ हाँ एम सीरीज के नाम से उनका चलता था, तो महेंद्र कोटखाई वाले उसको चलाते थे। हाँ हाँ एम सीरीज के नाम से करता प्रोड्यूसर होता था एसकेएस। हाँ हाँ वो मेरा सेकंड एल्बम था। हाँ। और आई थिंक के जितने भी सिंगर हुए, मैं अपनी कोई इसमें मान बढ़ाई के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, I know। फर्स्ट टाइम जो मैंने किसी प्रोड्यूसर के लिए किया था, पहला एल्बम वही किया था। हाँ। उससे पहले जो एल्बम किया था वो हिट होने के बाद आपका प्रोड्यूसर ने उठाया था, और आपकी बात को काटते हुए वो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई पूरी नहीं कर पाया कभी। हाँ, वो इतना चला। वो हुआ क्योंकि वो एक्चुअली हमने पहले खुद किया था, तो वो ब्लैक बहुत हो रहा था उस पर। हाँ हाँ तो हमने ये सोच के वो प्रोड्यूसर को दे ही दिया था कि भैया आप लोग इसको कर लो। तो उसके बाद मेरे ख्याल से फर्स्ट सिंगर मैं था जिसने फर्स्ट एल्बम किसी प्रोड्यूसर के लिए गाई, और 15,000 पेमेंट मैंने उससे ली थी उसमें 2003 में। और इवन कि कुलदीप शर्मा जी काफ़ी एल्बम कर चुके थे। हाँ और साथ हमने किया था वो हो सोनवे का आया था कैसेट। हाँ तो 25,000 चार्ज उनने किया था, हाँ 15,000 मैंने किया था। इवन कि उससे पहले उनने एसके के लिए गया था, ये एसके कुलदीप भाई ने भी एसके के लिए गया था। हाँ हाँ हाँ। तो कहने का मतलब ये कि फर्स्ट जब कुलदीप भाई ने भी किया है तो वो ला के गया सपना, आई थिंक ये सॉन्ग था, ये कैसे धमाका का नाम था। था? हाँ। नहीं, ला के गया सपना उनका पहला था। कश्यप गुरु जी के बाजू किया उन्होंने। हाँ। वो किया एसके नहीं है बाद में। अच्छा अच्छा। धमाका 2000 में भी उनकी पेमेंट शायद 2-2.5 हज़ार थी। हाँ हाँ। और फिर उसके बाद उनके रेट बढ़े, हाँ हिट हुए काफ़ी। पर फर्स्ट टाइम 15,000 पेमेंट लेने वाला मैं पहला सिंगर था जिसने 15,000 पेमेंट ली। हाँ। और शायद वो बोलने में महज का, अगर मैं 25 बोलता तो 25 भी होता। एग्जैक्टली आगे के नंबर बड़ा मार्केट में चला हुआ था। हाँ, तो फिर गुलशन बना। हाँ, गुलशन बना। ये कच्ची घाटी स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ। राजीव भाई दारला घाट वाले कीबोर्ड प्लेयर थे। हाँ हाँ, शर्मा जी, हाँ, अमेजिंग। राजीव शर्मा जी। मतलब ये मान के चलो कि मैं नाम तो नहीं लूँगा कि कौन कौन उनसे सीख के गया है। हाँ बहुत 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 बड़े बड़े म्यूजिक आर्टिस्ट हाँ उनके पास सीख के गए हैं। नाम ने इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि हाँ, क्यों हमने किसी की भावना को। बट उन्होंने वो म्यूजिक किया था, 4 ट्रैक स्टूडियो था। लाइव रिकॉर्डिंग, उस वक्त लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। खंजर साथ बजता था, सिंगर साथ गाता था। हाँ बहुत टफ काम था वो। चलो जैसे कैसे हमने किया। हाँ और 4-5 दिन में रिकॉर्ड किया था। हाँ और ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती थी उस वक्त ना। हाँ, मतलब सिंपली ढोलक बजता था, ब्लॉकबस्टर, आपका खंजर होता था, हाँ पैड बज जाता था, कीबोर्ड बजता था, बस इतने इंस्ट्रूमेंट। लगभग शनाई शनुई बड़ी कम, कहीं किसी के पास बच गया ट्रैक। 4 ट्रैक में 8 ट्रैक 8 ट्रैक बनते थे, तो लाइव करना पड़ता था मैक्सिमम सब कुछ। हाँ हाँ। तो 1-2 जो ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट थे उसके लिए 1-2 ट्रैक रखना पड़ता था, बाकी सब लाइव होता था। तो ये था उस वक्त के सिंगर। मतलब मैं ये बताऊं कि आज और उसकी परिस्थिति में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त गाना हाँ बहुत टफ था, आज गाना इजी हो गया। ये बात है, और है कि अब सीखे हुए बच्चे हैं तो उनको और इजी हो गया। हाँ। पर उस वक्त करना, मतलब ये मान के चलो कि आप एक लाइन गलत गा लेते थे तो पूरा गाना आपको दोबारा रिकॉर्ड करना। और दूसरी बात ये भी है ना कि रेट, अब तो म्यूजिक के रेट गिर गए हैं। तो 15,000 रुपये अपने लिए 22 साल पहले, वो भी सेकंड एल्बम में, अब 15,000 आज भी नहीं किसी को मिलता है यहाँ पर गाने गाने का अभी भी। मैं ये छोड़ो, 15,000 की बात छोड़ो, ये अगर आज वो स्थिति होती जिस वक्त मैंने 15,000 ली, उस वक्त मेरे को 5,000 सैलरी मिलती थी, यानी अपनी सैलरी से 3 सैलरियाँ इकट्ठी ली। हाँ। तो अगर मैं आज 80,000 ले रहा हूँ तो यानी उस हिसाब से मैं 2.5 लाख लिया था उस वक्त। हाँ एग्जैक्टली। तो ये था। तो आज का तो कंपेयर हो ही नहीं सकता ना।
हाँ ये भी है कि आज मान लो एक सॉन्ग आप 5 से 7 10 हज़ार में रिकॉर्ड करते हैं। हाँ उस वक्त हम 20 हज़ार रिकॉर्डिंग कर देते थे, 25 हज़ार। हाँ अब वो रेट भी उस हिसाब से जोड़ना पड़ेगा कि अगर कोई आदमी 20 हज़ार उस वक्त रिकॉर्डिंग का दे रहा है 4-5 गाने का, तो वो भी हट फिर के ये मान के चलो कि आज की स्थिति के हिसाब से 2.5 लाख पे कर रहा था, बिल्कुल 2.5-3 लाख पे कर रहा था। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब उस वक्त इनकम सोर्सेज होते नहीं थे और खर्चे इस लाइन में ज़्यादा था। ज़्यादा था। तो आज ये कि इनकम सोर्सेज बढ़ गए हैं, उस हिसाब से खर्चा कम है। बाकी गुलशन के कुछ एक गाने बहुत मकबूल काफी हुए। हिट हुए। हाँ आज तक भी मेरे को भेजते रहते हैं कई ना, हाँ मैसेंजर पे भेज देते हैं कई बार निकाल के कहीं से। अब कहाँ से निकालते हैं मेरे को तो मिलते नहीं यूट्यूब पे, किसी ने डाला है आई थिंक। उसके बाद जो मैंने रिकॉर्ड किया था दिल धड़को, दिल धड़को, हाँ वो तो है, वो भी है लैला उसके मजनू से डाले डाला। कुछ लोगों ने डालते रहते हैं। गुलशन के कुछ एक सॉन्ग ऐसे है जो मेरे को आज भी लगता है कि शायद मैं 1-2 सॉन्ग दोबारा गा लूं। हाँ नहीं गुलशन के है, और उसमें जो कम भी कम में जो अलाप हुआ था, हाँ वो बहुत अमेजिंग था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यशवंत सेठ जी इज द वन ऑफ आर्टिस्ट जो कि वैसे मुंजरे लगते बड़े कम है, और जहाँ लगते थे या लगते हैं तो उन जगहों में एक्चुअल मायने में संगीत जिंदा है, हर तरह का गाना गाया जाता है महफिल में मुजरे में। तो ये वो आर्टिस्ट है जिनके सबसे ज्यादा गाने लोग मुजरे में गाते हैं, और गुलशन ऐसा एल्बम है जिसके सबसे ज्यादा गाने मुजरे में गाए जाते हैं। तो ताना नाना वगैरह भी, क्योंकि उन गानों से एक रेवोल्यूशन आया था। उन गानों से ये एक दिखाया था कि ऐसा भी गाना लिखा जा सकता है जो जिस तरह के गाने फिल्मों में बनते हैं। और हमें इनको डब कर रहे थे तो मैं पूरा था भाई आवाज पे ना कोई उम्र का असर है, ना कोई इस चीज का कि भाई रियाज है या नहीं है, मतलब जो नशा है एक स्पेशली ब्लेस्ड है भाई। और मुझे बस इस बात की खुशी है कि मतलब हम इनके छोटे भाई है, ये हमारे को प्यार करते हैं, और हम फैन भी नहीं के थे और एडमायर भी हमने इन्हीं को किया। और आज भी मतलब ऑल ओवर हिमाचल इंडस्ट्री में मैं ऑन कैमरा भी कहता हूँ और ऑन शो भी कहता हूँ कि अगर मैं फ़ैन हूँ किसी का तो वो डमसेठ भाई हैं, और अगर मेरे लिए किसी ने कुछ किया है यहाँ हिमाचल में ख़ास तौर पे तो वो भी एक हमारे डमसेठ भाई है। और एक इंदर भारद्वाज जो मेरे साथ बहुत समय से जुड़े हुए, जो मेरे लिए पंजाब तक भी जिस बंदे ने मेरा धक्के खाए मेरे स्ट्रगलिंग डेज में, तो वो उनको मैं हमेशा याद करता हूँ। लेकिन गुलशन के कुछ एक गाने ना हाँ जैसे थे कि वैसे तो ताना नाना जब मैंने गाया था हाँ जी, तो हाँ जी। उस वक्त ऐसा ट्रेंड नहीं था। हाँ मतलब जो ट्रेंड मैंने शुरू किया था हाँ वो एक रिस्क था पूरी, मतलब उसके लिए क्योंकि शायद मेरी आने वाले समय के लिए भी अगर वो कैसेट ना चलता तो शायद मैं इस लाइन में ना भी आता। तो वो रिकॉर्ड जब किया तो उस चीज़ को उस वक्त के मतलब स्कूल के बच्चों ने और कॉलेज तक के स्टूडेंट्स ने काफ़ी रिपीट बोलो या मतलब मुंजरे में महफिल में या कहीं भी उस वक्त कैसेट चलता था तो गाड़ियों में बसों में काफ़ी बजाओ। तो उससे क्या मिला था कि मैं थोड़ा सा मतलब मॉरली मेरे को सपोर्ट मिल गया। तो आगे जो मैंने गुलशन में किया एक गाना था कुड़ी कुड़ी ये कुड़ी दिल लेके हुई चिड़ी चिड़ी चिड़ी, तो वो ताना नाना जब मेरा हिट हुआ उसके बाद ही ऐसी लिखने की हिम्मत मेरी हुई कि इस तरह के गाने चल सकते। और वो गाना चला भी बहुत। कुड़ी कुड़ी ये कुड़ी कुड़ी दिल लेके हुई चिड़ी चिड़ी, ये गाना बहुत चला। तो और भी गाने थे जो हमारे फोक से भी थे, मतलब ट्रेडिशनल जो थे, पर कुछ ना कुछ नया करते हर इसमें मैं 2 से 3 गाने अपनी तरफ से इस तरह का लिखता था कि जैसे कि मान लो एक था मजनू एक थी लैला, हिंदी टच और लैला मजनू का आधा हिंदी और आधा पहाड़ी मिक्स करके दिया था। और वो मैं नहीं समझता कि वैसा शायद मैं दोबारा लिख पाऊंगा या ऐसा हो पाएगा। मतलब उस वक्त पम्मी गोल्डी ने उसमें म्यूजिक दिया था बड़ा जबरदस्त, मैं उसी बात पे आने वाला था। तो ये 2005-06 के आसपास की बात 6 में रिलीज हुआ था ये, तो वो भी बिल्कुल नया ट्रेंड था। मतलब बड़ा अलग हटके का। पहली बार हिमाचल में ऑटो ट्यून इंट्रोड्यूस हुआ था उस एल्बम में, मेल फीमेल का कोरस और तबले का टन एक जो एंगल और एक एक्सपेंसिव कीबोर्ड के साथ। और सच बोलूं तो कुलदीप शर्मा के अलावा पम्मी गोल्डी को कोई सुरीला सिंगर मिला था डमसेठ जी। और उसमें जो गाने थे लैला मजनू, मतलब कि लोग मुझे लगता है कि सपने देखते होंगे अपनी गर्लफ्रेंड्स के, जब वॉकमैन का दौर होता था कान में हेडफोन लगा के ईयरफोन होते थे उस वक्त। तो वो था वो अमेजिंग, वो दौर था अमेजिंग। तो वहाँ की कुछ यादें हैं आपकी पम्मी भाई के साथ जब? हाँ
जब मैं गया तो एक्चुअली मैं करने तो यहीं आया था शिमला में, हाँ हाँ रिकॉर्ड करने आया था। तो कुछ लोगों से मुलाकात हुई, शायद उससे पहले 1-2 कैसेट उनका निकला था वहाँ से। मेरी मोनिका चाहत कुलदीप भाई का आगे थे वहाँ से। वो भी मैंने एक्चुअली किसी प्रोड्यूसर के लिए नहीं किया था पहले, हाँ हाँ वो भी मैंने खुद किया था। हाँ हाँ तानिया म्यूजिक सेंटर वाले ने वो बाद में लिया। हाँ तो जब मैं वहाँ गया तो एक्चुअली मेरे को लगा कि पंजाबी आदमी यार क्या म्यूजिक देंगे। म्यूजिक, हाँ पर एग्जैक्टली। ये नहीं था हमारे को, क्योंकि हर पगड़ी लगाने वाला पंजाबी नहीं होता। ठेठ नहीं होता। अपना गुरी भी तो है। पहले लगा कि भाई शायद पता नहीं मैं सही आया हूँ गलत आया हूँ, पता नहीं क्या हाँ। किया। तो पहुँचे तो मेरे को आज भी याद है कि उन्होंने पहले मेरे को बोला कि आप गला साफ करने के लिए ना मधुबानी ले आओ। हाँ मधुबानी आती है एक, हाँ शायद आपने कभी ली हो। ना कभी रिलीज नाम भी आपसे सुन रहा हूँ। हाँ, मधुबानी करके एक आपका काले मिर्च और शहद का मिक्सचर होता है बना। कहाँ मिलता है ये? ये पंसारी के पास? केमिस्ट के पास। मधुबानी, हाँ मधुबानी। क्या बात है। एक उस वक्त तो शायद 50-60 रुपए का था। काय था था उनका अपना काय था अंदाजा। उनका। तो वो लेके आया, मैंने कहा पता नहीं ये क्या चीज़ है, मतलब खा लो इसको थोड़ा। हाँ तो जब हम करने लगे तो उस वक्त कुलदीप भाई का भी वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था कोई प्रोजेक्ट। हाँ हाँ, वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो नंबर का नाम क्या था, पर था और कुछ जस्ट का भी फर्स्ट एल्बम हो रहा था। हो रहा था। जिसमें सीलदार वगैरह गाने थे। हाँ तीनों नंबर ये चले, इवन कि जस्टा का तो मैं एक था भी रहा था हाँ कि 3 नंबर तीनों चले थे। और सही बात है उसकी कि भी ये 3 नंबर जो निकले थे उस वक्त ये तीनों अच्छे चले थे। तो बाद में अमीन करके एक कैसेट बेचता था हाँ खान साहब। खान से, उन्होंने बोला मेरे को दे दे भाई। जब ये रिलीज हुआ तो एकदम इसकी डिमांड बढ़ गई, हाँ क्योंकि म्यूजिक में ही इसमें जान। फिर गाना का भी चीज़ बहुत ही- अच्छे, हाँ, बहुत अच्छे। तो दोनों का पिक्चर ऐसा अच्छा हो गया कि इसकी डिमांड। फिर उस पर उनका काफ़ी होड़ तोड़ लगी, हाँ तानिया म्यूजिक सेंटर और उसकी। हाँ वो नेचुरल तानिया म्यूजिक सेंटर बड़ी कंपनी थी, तो उनने मेरे से वो ले लिया। अच्छे रेट पे ले लिया। हम्म, उसके बाद तानिया म्यूजिक सेंटर के लिए काम करता रहा काफ़ी टाइम तक। हाँ फिर 2009-10 में जाके फिर काम थोड़ा सा ऑडियो का हाँ हल्का पड़ने लग गया। हाँ इवन कि जब भादरी हाँ वाला सॉन्ग किया तो उस वक्त भी था क्रेज। हाँ तो उसके बाद धीरे धीरे 12-13 तक तो ये ख़त्म ही हो गया। हम्म, फिर हम मतलब ये है कि जैसे कि अपने गंगटा ब्रदर्स जो है, हाँ जब ये कैस्टो का काम कम हो गया उस वक्त तो क्या होता था कि मतलब आपका 1 GB डाटा 2 GB डाटा मिलता बहुत था महंगा। पूरे हाँ, महीने के लिए। हाँ तो चलता ही बड़ा स्लो था। धीरे धीरे। किसी का अगर कोई मतलब सर्च करना है, अगर 1 मिनट में रहा है, बड़ा फास्ट चल रहा है तेरा नेट, हाँ तो 1 मिनट तो उसकी लाइन आती थी ऊपर, एक यूँ चलते 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 तो 1 मिनट लग जाता था, तब भी फास्ट बोलते थे। हाँ तो इस तरफ हमारा ध्यान गया नहीं। हम्म, वो लड़के थोड़े तेज थे, उन्होंने किया वैसे म्यूजिक इंडस्ट्री ऑडियो में भी वो तेज थे। पहले मुकेश गांगटा जी थे, हाँ, फिर सौरव गांगटा जी थे। सर्वाइव किया उनने। और ये नो डाउट कि मतलब सिंगरों को भी प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया। प्लेटफॉर्म दिया। हाँ तो फिर धीरे धीरे फिर हाँ ये ज़रूर हुआ कि भाई फिर 16-17 के बाद काफ़ी लोगों को ये समझ आ गई कि नहीं, रेवेन्यू अगर उधर से नहीं आ रहा तो इधर से आएगा जनरेट किया जा सकता है। डिजिटली। हाँ तो कुछ एक सिंगरों ने किया, हमारे पास तो खैर टाइम नहीं था, इसमें का अभाव हमेशा ही रहा, प्रॉपरली प्रोफेशनली कर नहीं पाए मतलब इस चीज़। तो ये है। बाकी बीच बीच में जैसे जैसे टाइम लगता रहता है, जब कोई भाई लोग आप जैसे बोलते हो कर लो कुछ, सुनने के बगैर काफ़ी टाइम हो गया तो करते रहते हैं। हाँ। बातें कुछ और भी हैं और चाय अभी हमारी आई नहीं है, अब हम चाय के लिए करेंगे बताए। और काफ़ी लंबा कंटेंट हमने बना लिया है, काफ़ी लंबा ब्लॉग। और अब 1-2 बातें हम पूछेंगे, वो भी थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के बाद, और वो भी तब जब बनेगा थोड़ा सा माहौल, क्योंकि हमें साथ साथ काम भी करना है। तो इस सत्र की दूसरी चाय हम पी रहे हैं, और हमने कुछ ऐसा किया जो हमें करना था, कुछ ऐसा किया जो नहीं करना था, वो भी गाने हो गए, और कुछ जो करना था वो रह गया, लेकिन उस पर हमारी सकारात्मक चर्चा हुई। लेकिन वी हैव लॉट्स ऑफ सरप्राइज। कुछ कहना चाहेंगे दादा? और टाइम हो गया रात के 12 और
इस लड़के की मेहनत देखिए कि 12:25 पे अभी बिल्कुल फ्रेश है और मेरे को लगता है कि सुबह 4 बजे तक ही है। ऐसा ही मिलेगा ऐसा ही मिलेगा होता भाई। रहेगा। हाँ, ऐसा ही मिलेगा। तो आपको थोड़ी देर के लिए बाय, और हम पियेंगे चाय। ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग थोड़ा लंबा है लेकिन एंटरटेनमेंट एकदम दबा के ना भी हो, भाईचारा दिखेगा इसमें आपको कि गुरु चेले कैसे होने चाहिए, सीनियर जूनियर कैसे होने चाहिए, ये रियल एकदम है। बाकी करेंगे बात। तो फाइनली हमने आज का अपना सेशन कंप्लीट कर लिया है। 12-13 घंटे की सिटिंग हमने लगभग आज कर ली है, और अब जाते जाते यही पूछना चाहेंगे आपसे कि कैसा अनुभव रहा आज के दिन का, और कैसा अनुभव तो जैसा हर बार महसूस होता है वैसा ही अनुभव है। इस बार कोई मेरे को ऐसा नहीं है कि कोई अलग फीलिंग हुई है। ब्लॉग की रिपोर्ट लगे। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। ब्लॉग की रिपोर्ट। क्योंकि जिससे प्रेम भाव होता है ना, उससे जब भी मिलेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई अलग फीलिंग, वही पुराने वाली फीलिंग आती है कि भैया मिले हैं आज किसी से, तो ये है। बाकी बिछड़ते मन भारी है थोड़ा सा, वो ऐसा नहीं है कि हम बहुत दिन आप के लिए ऐसी मिलेंगे। तरक्की करें, आगे बढ़े। दुआएं हमेशा आपके साथ है। और आज का दिन क्या, अब तो रात भी गुजर गई, बहुत अच्छा रहा और काफी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ आज का। मेरा भी दिन बना दिया आपने, मेरा भी दिन बना दिया, और भगवान ने चाहा तो हम बहुत और भी इन्हीं ब्लॉग में दिखते रहेंगे। अब आप फिर विदा चाहेंगे इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे। जी ठीक है भैया, ठीक है सर। मिलते हैं ब्रेक के बाद है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर खत्म। आज के लिए बस इतना ही। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स, और इसी तरह बने रहिए, प्यार अपना बनाए रखिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सायोनारा।